आज की वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी माइनर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2024-25 में हुआ है। पेपर कोड है 2490M। समय है 2 घंटे। पूर्णांक है 75 नंबर का। खंड अ है अति लघु उत्तरी प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला और कायाकल्प जो है प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं। पहले का ख, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं बताइए। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में कामायनी, आंसू, लहर, झरना, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, कंकाल, तितली आदि का नाम प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास के अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कहानी और उपन्यास में मुख्य अंतर उनके आकार, कथानक की जटिलता, पात्रों की संख्या और विषय वस्तु के विस्तार का है। कहानी छोटी, संक्षिप्त होती है और एक मुख्य घटना पर केंद्रित होती है, जबकि उपन्यास लंबा और विस्तृत होता है। उपन्यास में कई उपकथाएं, पात्र और जीवन के विभिन्न पहलुओं का गहरा चित्रण होता है, जिससे कहानी एक बैठक में पढ़ी जा सकती है और उपन्यास पढ़ने में अधिक समय लेता है, जो जीवन के व्यापक अनुभव को दर्शाता है। कहानी का आकार छोटा और संक्षिप्त होता है। कहानी का कथानक एक मुख्य घटना या प्रसंग पर केंद्रित होता है और इसमें सीमित घटनाएं होती है। कहानी में पात्र सीमित संख्या में होते हैं, जिनका चित्रण संक्षिप्त लेकिन प्रभावी होता है। कहानी में सीमित समय और छोटे परिवेश में घटित होती है। कहानी सीमित समय और छोटे से परिवेश में घटित होती है। कहानी का उद्देश्य किसी एक भाव क्षण का सार प्रस्तुत करना और पाठक को तत्कालीन प्रभाव डालना होता है। कहानी की संरचना सरल, स्पष्ट, आरंभ और मध्य और अंत तक होती है। उपन्यास उपन्यास का आकार बड़ा और विस्तृत होता है। यह कई अध्यायों में बटा होता है। उपन्यास का कथानक बहुप्रसंग उपकथाओं से युक्त, जटिल और विस्तृत होता है। उपन्यास में पात्र अनेक होते हैं, जिनका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चित्रण गहराई से किया जाता है। उपन्यास की समय परिसर लंबी अवधि होती है और व्यापक परिवेश को समेटता है। इसमें कई पीढ़ियां या वर्षों का चित्रण संभव हो सकता है। उपन्यास का उद्देश्य जीवन के बहुआयामी यथार्थ, सामाजिक और मानवीय स्थितियों का व्यापक विश्लेषण करना है। उपन्यास की संरचना जटिल, विस्तृत और कई कथा सूत्रों से बुनी होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कहानी जीवन के एक टुकड़े को दिखाती है, जबकि उपन्यास जीवन का एक विस्तृत कैनवास प्रस्तुत करता है, जिसमें पात्रों के विकास और समाज का चित्रण अधिक गहराई से होता है। थोड़ा और देखें इसमें तो कहानी और उपन्यास में अंतर अगर देखें तो उपन्यास और कहानी जो है दोनों ही हिंदी की एक साहित्यिक गद्य की विधाएं हैं। कहानी का आकार लघु यानी छोटा होता है और उपन्यास का आकार बृहद यानी बड़ा होता है। कहानी में एक समय में भोगे गए मानव जीवन की एक असामान्य घटना का प्रभावपूर्ण वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में समय मानव जीवन की विभिन्न घटनाओं का विशद चित्र अंकित होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है और उपन्यास में पात्र अधिक होते हैं। उपन्यास एक उद्यान के समान है, उद्यान यानी बगीचा, जबकि जिसमें वृक्ष, लता सब कुछ होते हैं, जबकि कहानी चुने हुए पुष्प के गुलदस्ते के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, पहले का घ कि निबंध की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, निबंध की प्रमुख विशेषताएं। एक आदर्श निबंध में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? एक सूत्रता। निबंध जो है के सभी विचार जो है वो आपस में जुड़े होने चाहिए, यानी उनमें एक सूत्रता होनी चाहिए। दूसरा, इसकी विशेषता होनी चाहिए व्यक्तित्व का प्रतिबिंब। निबंध में लेखक के अपने मौलिक विचार और उसका व्यक्तित्व झलकना चाहिए। तीसरे होना चाहिए इसमें इसकी अस्पष्टता। इसकी भाषा जो है निबंध की वो सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। अगली इसकी विशेषता है कि
संक्षिप्तता। निबंध जो है अनावश्यक विस्तार से मुक्त होना चाहिए, यानी इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, जितना है उतना ही करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं में अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है और भी तमाम इनकी रचनाओं में शामिल हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में जो है वो अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र और वैदिक हिंसा हिंसा न भवती है। इनकी इसके अतिरिक्त इनकी काव्य रचनाओं में प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, भक्त सरवस और प्रेम प्रलाप जो है वो प्रमुख हैं। अब खंड ब लघु उत्तरी प्रश्नों का, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, टोटल 30 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का पहला कि संस्मरण विधा की विशेषता बताइए। उत्तर देखेंगे कि संस्मरण विधा की मुख्य विशेषता है व्यक्तिगत अनुभव, भावनात्मक गहराई, सच्चाई, चित्रात्मकता और आत्मीयता, जिसमें लेखक अपने जीवन के किसी खास पल या किसी व्यक्ति से जुड़ी यादों को सजीव और प्रामाणिक रूप से कल्पना का सहारा लिए बिना प्रस्तुत करता है, जिसमें पाठक को सीधे अनुभव होता है कि वह भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर रहा है। संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? तो ये जो है व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है। यह लेखक के निजी अनुभवों, यादों और भावनाओं पर आधारित होता है जो जीवन के किसी एक अंश से जुड़ा होता है। यह भावनात्मक गहराई से दिखा जाता है। इसमें लेखक की भावनाएं, विचार और व्यक्तिगत दृष्टिकोण गहराई से व्यक्त होते हैं, जिसमें पाठक जुड़ाव महसूस करता है। सत्यता और प्रामाणिकता। संस्मरण में केवल वही घटनाएं होती है जो घट चुकी हैं और वास्तविक है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। संस्मरण में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। इसमें केवल सच्ची और वास्तविक घटनाएं जो घट चुकी हैं उन्हीं का स्थान होता है। चित्रात्मकता। लेखक शब्दों के माध्यम से घटनाओं और पात्रों का ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जैसे पाठक स्वयं वहाँ मौजूद हो। आत्मीयता और श्रद्धा। लेखक उन लोगों या घटनाओं को आत्मीयता एवं श्रद्धा भाव से याद करता है जिनके बारे में वह लिख रहा है। इसमें अपूर्णता यानी सीमितता होती है। यह जीवन के किसी एक पक्ष या विशिष्ट समय पर केंद्रित होता है, जबकि आत्मकथा पूरे जीवन का वृत्तांत होती है। आत्मकथा जो होती है पूरे जीवन पर आधारित होती है, लेकिन संस्मरण जीवन के किसी एक पक्ष या किसी विशेष समय पर आधारित होता है। आत्मनिष्ठता। इसमें लेखक को अपनी व्याख्या और दृष्टिकोण प्रमुख होता है जो इसकी जीवनी से अलग बनाता है। ये जीवनी से भी अलग है क्योंकि इसकी अपनी व्याख्या और दृष्टिकोण अलग होता है। इसमें वर्णनात्मक शैली होती है। इसमें वर्णन की जो है प्रधानता होती है और विवरणों के माध्यम से कथा जो है वो आगे बढ़ती है, जिससे पाठक का उत्साह जो है बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर देखेंगे कि ईदगाह कहानी में हामिद का चरित्र त्याग, समझदारी, संवेदनशीलता और परोपकारिता का प्रतीक है। वह एक अनाथ, गरीब बच्चा है जो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा परिपक्व है। अपनी इर्द इर्द के पैसों से खुद के लिए खिलौने या मिठाई न लेकर दादी के हाथ जलने से बचाने के लिए वह चिमटा खरीदता है, जो इसके निस्वार्थ प्रेम और परिवार के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है, जिससे उसका चरित्र अत्यंत आदर्श और प्रेरक बन जाता है। हामिद की चरित्र की प्रमुख विशेषताएं। पहली उसकी विशेषता निस्वार्थ प्रेम और त्याग। हामिद अपनी खुशी से ज़्यादा अपनी दादी अमीना की ज़रूरतों को महत्व देता है। वह जानता है कि दादी रोटी बनाते समय चिमटे के बिना हाथ जला लेती है, इसलिए वह अपने सारे पैसे दादी के लिए चिमटा खरीदने में खर्च कर देता है। दूसरी विशेषता असाधारण समझदारी और विवेक।
हामिद इतनी कम उम्र में भी वह पैसों का सही मूल्य समझता है। वह दोस्तों की तरह खिलौने पर पैसा बर्बाद नहीं करता, बल्कि अपनी गरीबी को छिपाने के लिए उन्हें बेकार बताता है और अपनी बुद्धि से चिमटे की उपयोगिता को साबित करता है। अगली विशेषता है इसकी संवेदनशीलता और दयालुता। वह अपनी दादी की तकलीफों को महसूस करता है और उनके प्रति गहरा लगाव रखता है। उसकी हर हरकत में दादी के प्रति उसका स्नेह झलकता है, जिससे वह एक दयालु और संवेदनशील बालक जो है दिखता है। अगली चरित्र की इसकी विशेषता है कि वह आशावादी और स्वाभिमानी है। माता-पिता के न होने के बावजूद वह निराश नहीं होता। वह अपनी गरीबी को लेकर शर्मिंदा नहीं होता और अपनी परिस्थितियों का सामना साहस से करता है। परोपकार और सामाजिक चेतना। वह सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, बल्कि दूसरे यानी अपनी दादी की मदद करने में भी विश्वास रखता है। उसका यह कार्य पाठकों को सेवा और प्रेम का संदेश देता है। सरलता और बुद्धिमत्ता। वह सीधे-सादे तरीकों से अपना बात रखता है और तर्कों से दोस्तों को चुप करा देता है, जिससे उसकी बुद्धिमती और सादगी दोनों दिखती है। संक्षेप में हम कहें तो हामिद प्रेमचंद के साहित्य में एक ऐसे आदर्श बालक का प्रतिनिधित्व करता है, जो अभावों में भी मानवीय मूल्यों को जीवित रखता है और उसका चरित्र पाठकों के लिए जीवन भर प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी कसम कहानी की आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। उत्तर फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम हिंदी साहित्य की आंचलिक कहानियों में से एक मील का पत्थर मानी जाती है। यह कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि ग्रामीण संस्कृति, लोक चेतना और मानवीय संवेदनाओं का एक गहरा दस्तावेज है। यहाँ इस कहानी की आलोचनात्मक टिप्पणी के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पहला है आंचलिक और परिवेश। रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल पूर्णिया जिले के आसपास का अत्यंत जीवंत चित्रण किया है। कहानी में वहाँ की बोली बानी, लोकगीत, मेलों का त्योहार और बैलगाड़ी संस्कृति को इस तरह बुना गया है कि पाठक उस परिवेश को महसूस करने लगता है। महुआर की खुशबू और नौटंकी का माहौल कहानी को एक विशेष पहचान देता है। हीरामन और हीराबाई दो ध्रुवों का मिलन। कहानी के दो मुख्य पात्र हीरामन एक भोला भाला बैलगाड़ी चालक और हीराबाई नौटंकी कंपनी की एक नर्तकी, सामाजिक और मानसिक रूप से दो अलग दुनिया के लोग हैं। हीरामन वह छल कपट से दूर, प्रकृति और अपनी गाड़ी से प्यार करने वाला व्यक्ति है। उसके लिए हीराबाई एक देवी के समान है। हीराबाई दुनिया के थपेड़े खाई हुई एक अनुभवी महिला है, जो हीरामन की निश्छल आत्मीयता को देखकर पिघल जाती है। वह उसे मीत कहती है, जो उसके रिश्ते को पवित्रता को दर्शाता है। प्रेम की सूक्ष्म अभिव्यक्ति। तीसरी कसम में प्रेम का स्वरूप दैहिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक है। इसमें मिलन की अपेक्षा विरह की टीस अधिक गहरी है। हीरामन का हीराबाई के प्रति अनुराग वासना मुक्त है। यही कारण है कि जब हीराबाई उसे छोड़कर जाती है, तो वह दुख के साथ साथ एक अजीब से खालीपन और वैराग से भर जाता है। प्रतीकात्मक और तीन कस्में। कहानी का शीर्षक प्रतीकात्मक है। हीरामन के जीवन के अनुभव उसे तीन कस्में खाने पर मजबूर करते हैं। पहला, चोरी का माल नहीं ढोऊंगा। दूसरा, बांस की लदनी नहीं लादूंगा। और तीसरी कसम जो सबसे महत्वपूर्ण है, कभी किसी कंपनी की औरत नौटंकी वाली को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। यह तीन कस्में उसके टूटे हुए हृदय और मोह भंग का प्रतीक है। लोक संस्कृति और संगीत। रेणु जी ने कहानी में लोक गीतों का बेहतरीन प्रयोग किया है। सजनवा बैरी हो गए हमार जैसे गीतों के माध्यम से पात्रों की आंतरिक वेदना को व्यक्त किया गया है। ये गीत कहानी की गति को धीमा नहीं करते, बल्कि उसे भावुक गहराई प्रदान करते हैं।
निष्कर्ष निष्कर्ष रूप से तीसरी कसम एक ऐसी रचना है जो संवेदना और शिल्प के धरातल पर अत्यंत समृद्ध है। यह दिखाती है कि कैसे साधारण सा व्यक्ति भी असाधारण प्रेम कर सकता है। अंत में हीरामन का अप, अपनी गाड़ी के साथ अकेले रह जाना पाठकों के मन में एक अस्थायी करुणा छोड़ जाता है। यह कहानी ग्रामीण सरलता और शहरी जटिलता के बीच उस खाई को दिखाती है जिसे केवल प्रेम के पुल के ही कुछ पलों के लिए भर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध के आधार पर भारतवर्ष के विकास की रूपरेखा स्पष्ट कीजिए। उत्तर। प्रस्तुत निबंध दिसंबर सन 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशों उपकारिणी सभा में दिए गए भाषण का एक अंश है। इसमें लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधे को विकसित करने पर बल दिया तथा देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है। कुशल नेतृत्व की आवश्यकता। हमारे देश में प्रतिभाओं का कभी अभाव नहीं रहा है, किंतु उचित उपयोग न होने के कारण ये प्रतिभाएं बेकार पड़ रही हैं। जिस प्रकार रेल में सुविधायुक्त डिब्बे तो हों पर शक्तिशाली इंजन न हो जो उन्हें सही ढंग से आगे ले जा सके, तब वे व्यर्थ हो जाते हैं। हमारे नेताओं के पास या तो समय नहीं है या जो है उसे वो अपने मनोरंजन में लगा देते हैं। प्राचीन काल में राजा और ब्राह्मण देशवासियों को उनकी शक्ति का स्मरण कराते थे तथा उन्हें नीति एवं विद्या की शिक्षा देते थे, किंतु आज यही लोग आलसी और निकम्मे हो गए हैं। प्रतिस्पर्धा का अभाव। आज का युग प्रगति का दौड़ का युग है। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से आगे बढ़ जाने का प्रयास कर रहा है। छोटे से छोटा देश भी अपने उपलब्ध साधन व ज्ञान के माध्यम से उन्नति के नए शिखर को छू रहा है, परंतु भारतवासी आज भी वहाँ है जहाँ वर्षों पहले खड़ा था। हम यह नहीं सोचते कि यदि हम उन्नति की दौड़ में पीछे रह गए तो कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे। भारत की उन्नति कैसे हो? बिना श्रम के कोई भी देश महान नहीं बनता है। सभी देशों की उन्नति कड़ी मेहनत व समय के सदुपयोग से हुई है। उन्नत देशों के लोग अपना एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाते। आलस्य और निकम्मेपन के कारण ही हमारे देश में गरीबी फैली हुई है। उन्नति के लिए अपने सुखों का त्याग आवश्यक है। हमें अपने दोषों के मूल कारणों की खोज करनी चाहिए। जो बातें उन्नति के रास्ते में बाधा उपस्थित करती हो, हमें उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। धर्म की उन्नति ही सब उन्नतियों का मूल है। सबसे पहले हमें धर्म की उन्नति करनी होगी। हमारी प्रत्येक धार्मिक क्रिया का वैज्ञानिक महत्व होता है। हमारे पूर्वजों ने जिस धर्म का पालन किया, हमने उसका सही अर्थ खाने बिना अंधा अनुकरण किया। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भरी है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब ही नहीं समझा और इन बातों का वास्तविक धर्म मान लिया। अपने पूर्वजों का अभिप्राय न समझकर हमने बहुत से नए धर्म बना दिए। हमें समाज में फैली इन धार्मिक कुरीतियों को दूर करना होगा। आपसी मतभेद भुलाकर सभी धर्मों के मानने वाले लोग प्रेम पूर्वक रहे। हम एक दूसरे के धर्मों का आदर करना चाहिए। शिक्षा का प्रसार। बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध होना चाहिए। शिक्षा का संबंध रोजगार से होना चाहिए। प्रेम, परिश्रम तथा अनुशासन की शिक्षा से ही देश का कल्याण हो सकता है। देश की उन्नति में सहायक होने वाली किताबें पढ़ाना चाहिए। अंत में उन्नति का सार बताते हुए भारतेंदु जी कहते हैं, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपनी देश की भाषा की उन्नति करो। अगला क्वेश्चन है कि श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर श्रद्धा और भक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के अनुसार श्रद्धा किसी व्यक्ति के विशेष गुण शक्ति को देखकर उत्पन्न एक अस्थायी आनंद है जिसमें आदर और विस्तार होता है। जबकि भक्ति जो है वो श्रद्धा और प्रेम का योग है जिसमें स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया जाता है। श्रद्धा जहाँ आधार है वहीं भक्ति उसे उस पर खड़ा एक प्रेम का सागर है जो निरंतर बहता है और हृदय से की जाती है बिना किसी स्वार्थ के। श्रद्धा की परिभाषा श्रद्धा किसी व्यक्ति में असाधारण गुण या शक्ति देखकर हृदय में जो अस्थायी आनंद का भाव आता है उसे श्रद्धा कहते हैं। किसी व्यक्ति में असाधारण गुण या शक्ति देखकर हृदय में जो अस्थायी आनंद का भाव आता है उसे ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का आधार यह किसी व्यक्ति के सामर्थ्य या श्रेष्ठता पर आधारित होती है। श्रद्धा का स्वरूप इसमें आदर और सम्मान का भाव प्रमुख होता है। यह स्थिर भाव है जो विस्तार की ओर ले जाता है। इसके उदाहरण विद्वान या महापुरुषों के प्रति उत्पन्न सम्मान जो है वो श्रद्धा है। भक्ति परिभाषा श्रद्धा और प्रेम के मिलन से भक्ति बनती है। यह भगवत विषयक प्रेम है। भक्ति का आधार यह ईश्वर या किसी पूज्य वस्तु के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण है जिसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता। भक्ति का स्वरूप यह प्रेम का समुद्र है जो सदा उमड़ता रहता है। इसमें व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देता है। उदाहरण ईश्वर के लिए कोई कार्य करना जो है वो भक्ति है। इनमें अंतर व्याप्ति के अनुसार श्रद्धा का क्षेत्र विस्तृत होता है जिसमें मनुष्य गुण और शक्ति होता है जबकि भक्ति का केंद्र केवल ईश्वर या परम सत्ता होती है। प्रकृति श्रद्धा में आदर और विस्तार होता है जबकि भक्ति में प्रेम और अनंत समर्पण होता है। श्रद्धा आधारशिला है और भक्ति उस पर किया गया आनंदपूर्ण कार्य है। भाव श्रद्धा में आदर की शारदा बहती है तो भक्ति में प्रेम का सागर लहराता है। संबंध बिना श्रद्धा के भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना श्रद्धा निष्प्रभावी हो सकती है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिल्लू रेखा चित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर गिल्लू रेखा चित्र की मुख्य विशेषताएं हैं इसकी सरल प्रवाहपूर्ण और मार्मिक भाषा जिसमें आम बोलचाल के साथ संस्कृत शब्दों का सुंदर प्रयोग है जो पाठकों को बांधे रखता है। इसमें पशु पक्षियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और मानवीय सहानुभूति दिखाई गई है। जहां लेखिका ने गिल्लू यानी गिलहरी से आत्मीय रिश्ता जोड़ा और उसके जीवन स्वभाव और ज़रूरतों का संवेदनशील चित्रण किया है जिससे प्रेम और अहिंसा का संदेश मिलता है। रेखा चित्र की भाषा में चित्रमयता मधुरता लाक्षणिकता है जो गिल्लू के चंचल स्वभाव और लेखिका के साथ उसके अनोखे रिश्ते को जीवंत करती है। गिल्लू की रेखाचित्र की प्रमुख विशेषताएं पहला संवेदनशीलता और आत्मीयता यह रेखाचित्र बेजुबान प्राणियों के प्रति मानवीय संवेदना और गहरे प्रेम को दर्शाता है। लेखिका ने गिल्लू को एक परिवार के सदस्य के रूप में देखा और उसके सुख दुख में शामिल हुई जिससे पाठक भी भावुक हो जाते हैं। इसकी भाषा शैली सरल और प्रवाहमयी भाषा आम बोलचाल की है जो संस्कृत शब्दों के साथ सहज रूप से घुल मिल जाती है जिससे पाठक पूरी कहानी पढ़ते चले जाते हैं। चित्रयमता शब्दों के माध्यम से गिल्लू के रूप रंग चंचलता और उसकी हरकतों का सजीव चित्र खींचा गया है। मधुर व्यंग और लाक्षणिकता भाषा में मधुरता और सूक्ष्म व्यंग का पुट है जो मार्मिकता को बढ़ाता है। संस्मरणात्मकता यह महादेवी वर्मा के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है जिसमें एक गिलहरी के जीवन मरण का वर्णन संस्मरण के रूप में किया गया है। प्रतीकात्मकता गिल्लू के माध्यम से प्रेम अहिंसा और सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव का संदेश दिया गया है। सोनजूही की लता के नीचे उसे समाधि देना भी एक प्रतीकात्मक ही है। गिल्लू का चरित्र चित्रण
गिल्लू की नन्ही नन्ही हरकतें, जैसे लेखिका के सिरहाने बैठना, काजू खाना या अस्वस्थ होने पर भोजन छोड़ना, उसके समझदार और स्नेही स्वभाव को दर्शाती है। मानवीय भावनाओं का विकास, यह रेखाचित्र दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा जीव मानवीय भावनाओं को समझ सकता है, उनसे जुड़ सकता है और कैसे यह रिश्ता जीवन को सार्थक बनाता है। संक्षेप में, गिल्लू अपने सरल, संवेदनशील और कलात्मक चित्रण के लिए हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण और हृदयस्पर्शी रेखाचित्र है, जो पशु प्रेम और जीवन के प्रति संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत की समीक्षा कीजिए। उत्तर, राहुल संकीर्त्यान का यात्रा वृत्तांत। मेरी तिब्बत यात्रा एक ज्ञानवर्धक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर रचना है, जिसमें बौद्ध धर्म की खोज और प्राचीन ज्ञान संपदा के संकलन का मुख्य उद्देश्य है, जो संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण भाषा और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साथ पठनीय और इतिहास भूगोल का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। हालांकि कहीं कहीं ज्ञान की अधिकता से साहित्य पक्ष गौण लग सकता है, पर यह भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसकी समीक्षा के प्रमुख बिंदु, उद्देश्य और विषय वस्तु। ज्ञान की खोज, यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन पांडुलिपियों, मूर्तियों और ऐतिहासिक सामग्री का संग्रह करना था, जो इसमें बखूबी दर्शाया गया है। ऐतिहासिक महत्व, यह वृत्तांत तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और बौद्ध धर्म के बारे में गहन जानकारी देता है, जिससे तत्कालीन समाज की स्थिति का पता चलता है। प्राकृतिक सौंदर्य, राहुल जी ने मार्ग में पड़ने वाले प्राकृतिक दृश्यों जैसे हिमालय और तिब्बत के पठार का मनोहारी वर्णन किया है, जो उनके सौंदर्य प्रेमी पक्ष को उजागर करता है। भाषा और शैली, संस्कृत निष्ठ और तर्कपूर्ण। लेखन शैली सत्यनिष्ठ, तर्कपूर्ण और प्रभावशाली है, जो लेखक के विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाती है। वर्णनात्मकता, प्राकृतिक दृश्यों और लोगों के जीवन का सजीव वर्णन है, जिससे पाठक उस स्थान का अनुभव कर पाता है। लेखक का व्यक्तित्व, जिज्ञासु और यायावर। राहुल जी की तीव्र जिज्ञासा और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति हर जगह दिखती है। वे कठिन परिस्थितियों में भी ज्ञान की तलाश को आगे बढ़ते रहें। साहसी और अडिग, प्रतिकूल मौसम और स्वास्थ्य समस्याएं के बावजूद उनकी यात्रा जारी रही, जो उनके अदम्य साहस को दिखाता है। सकारात्मक पहलू, पाठकों को तिब्बत के भूगोल, इतिहास और बौद्ध धर्म के बारे में भरपूर जानकारी मिलती है। यह एक पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो उस समाज को समझने में मदद करता है। सीमाएं, कुछ आलोचकों के अनुसार ज्ञान के अधिक और घटनाओं के विस्तार के कारण साहित्यिक पक्ष थोड़ा गौण हो सकता है। निष्कर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा केवल एक यात्रा वृत्तांत नहीं, बल्कि एक अन्वेषण यात्रा है, जो पाठकों को ज्ञान, संस्कृति और प्रकृति के अनूठे संगम से रूबरू कराती है। यह हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत विधा की एक महत्वपूर्ण और पठनीय कृति है, जो राहुल संकीर्त्यान के विराट व्यक्तित्व और बौद्धिक जिज्ञासा का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर हम देखेंगे, शुक्ल युग की हिंदी आलोचना। हिंदी समीक्षा का विकास, विकसित व्यक्तित्व सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियों में दिखलाई पड़ता है। उन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य आलोचना प्रणालियों का समन्वय करते हुए सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की, जिनमें रस मीमांसा के अतिरिक्त कविताएं क्या हैं, काव्य में अभिव्यंजनवाद तथा अनेकानेक निबंध उल्लेखनीय हैं।
इनके अतिरिक्त तर्कसंगत इतिहास प्रस्तुत किया गया, जिसमें हिंदी के विभिन्न युगों के रचनाकार तथा उनकी महत्वपूर्ण कृतियों की संतुलित आलोचना भी उपलब्ध होती हैं। सूर, तुलसी और जायसी संबंधी शुक्ल जी के विस्तृत समीक्षात्मक निबंध का संग्रह त्रिवेणी नाम से प्रकाशित हुआ। बाद में जायसी संबंधी उनकी रचना जायसी ग्रंथावली की भूमिका में तथा सूर और तुलसी संबंधी रचनाएं स्वतंत्र पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई। शुक्ल जी की इन समीक्षाकृत कृतियों की कुछ प्रमुख विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। पहला, आलोचना की अंतर्दृष्टि, भाव पक्ष तथा कला पक्ष का सूक्ष्म विश्लेषण, लोकमंगल की कसौटी पर काव्य का परीक्षण, मनोवैज्ञानिक अध्ययन, ऐतिहासिक दृष्टि, निर्णयात्मक तथा तुलनात्मक क्षमता, भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का गहन अध्ययन तथा मौलिक दृष्टि, कवि के गुण दोष पर समान दृष्टि, निष्पक्षता और तटस्थता, प्रामाणिकता तथा तर्कसंगत प्रस्तुतिकरण। इस प्रकार की अनेकानेक विशेषताओं के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को एक मौलिक आधार प्रदान किया तथा हिंदी में ऐतिहासिक, तुलनात्मक, निर्णयात्मक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय, व्याख्यात्मक तथा मूल्यपरक समीक्षा का एक मानदंड प्रस्तुत किया।